इस वक्त हमारे बीच में बालकृष्ण अग्रवाल जी मथुरा से जुड़ गए हैं। बालकृष्ण अग्रवाल जी जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और वो जनहित के लिए लगातार काम करते रहते हैं। हम बालकृष्ण अग्रवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि जिस तरीके से आप आरटीआई लोगों के जनहित के लिए मांगा करते हैं, तो आरटीआई में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, और आरटीआई के जिस तरीके से आरटीआई की बात करी जाए तो इसको जिस तरीके कांग्रेस ने जब बनाया था तो ये एक बड़ा मुद्दा लेकर के बनाया था कि जो लोग हैं जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो नहीं जानकारी हो पाती थी, तो वो विभाग से किसी की भी जानकारी कर सकते थे। तो बालकृष्ण जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपसे हम ये जानकारी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बताएं कि इसमें जो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिस तरीके से आप लोगों के जनहित के लिए काम करते रहते हैं, तो इसमें जो बात करी जाए सूचना की, तो सूचना में किस तरीके से काम हो जाता है आसानी से, या किस तरीके से समस्याएं रहती हैं, क्या रहता है, बताएं। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आपने मेरे लिए इतना समय दिया। साथ ही मैं आपको बताऊं, मैं 1960 से पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं मथुरा से, और साथ में करीब 7 या 8 साल से मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी कार्य करने में सक्रिय हूँ। लगभग 1 सैकड़ा की लगभग मैं आरटीआई अलग अलग विभिन्न विभागों में विभिन्न विषयों को लेकर के डाल चुका हूँ। लेकिन जो प्रैक्टिकली तौर पर जो देखने में आ रहा है कि जिस आरटीआई एक्ट 2005 का जो बना था, उसका उद्देश्य जो था वो उद्देश्य आज वो बिल्कुल धूमिल हो चुका है। जो आरटीआई एक्ट का उद्देश्य था कि आम जन की अपनी पर्सनल समस्याओं को लेके या अपनी जो भी समाज की समस्याओं को लेके, सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, या किसी भी तरीके की शासन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के आरटीआई एक्ट 2005 का उपयोग करके आम जन अपनी इस तरह से सूचना मांग सकता था, मात्र 10 रुपए की पोस्टल ऑर्डर पर। और उसको शुरुआती तौर में मैं समझता हूँ लगभग 2005 से लेके 2015 तक या 17 तक अमूमन सूचनाएं टाइमली मिल जाया करती थी। लेकिन लगभग 7-8 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि आरटीआई एक्ट का को उस बिल्कुल औचित्यहीन कर दिया गया है। जो संबंधित विभागों में, जैसे कि मैं और किसी का क्या उदाहरण दूं, मैं अपना खुद का देता हूँ कि लगभग 1 सैकड़ा आरटीआई एक्ट अप्लाई करने के बावजूद मुश्किल से 2 या 3% ही आरटीआई पे सही जानकारी हमको मिल पा रही है। बाकी की मैं वो कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग है या उनके जनसूचना अधिकारी हैं, वो विषयों को भटका करके या धाराओं का उनको ज्ञान ही नहीं है कि इसमें क्या होगा, किस तरीके से होगा। जैसे कि धारा 6(3) में प्रोविजन है कि अगर उस विभाग से संबंधित वह सूचना नहीं है तो वो सूचना आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर अंतरित करें किसी अन्य विभाग को। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली तौर पर देख रहा हूँ वो 1-1 महीने बाद में अंतरित कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये विभाग हमारे विभाग से रिलेटेड नहीं है। जबकि आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) कहती है कि अगर आपके अंतर्गत विभाग के अंतर्गत वो सूचना नहीं है तो आप विदिन 5 डेज अभिलाषी को या प्रार्थी को सूचित कर दें, क्या उस विभाग से जानते हैं। लेकिन 1-1 महीने तक घुमा देते हैं। जी जी, ऐसे भी मामले आते हैं। अब उन्हीं मामलों को लेकर के एक नहीं है, एक सैकड़ों मैटर तो लगभग तो मेरे खुद की मैटर है। और जब क्योंकि मैं मद्रास और लखनऊ तक लगातार दौड़ कर रहा हूँ, हर महीने मेरी 2 या 3 सुनवाई या 4 सुनवाई आए दिन राज्य सूचना आयोग विभूतिगंज गोमती नगर में लग रही है। तो वहां भी मैं देख रहा हूँ कि हम जैसे तमाम सैकड़ों लोग इस तरीके से परेशान है। एक उदाहरण मैंने दिया था, एक मास्टर साहब के टीचर थे सहारनपुर से, जो कि अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे और एस चैन में उनकी सुनवाई लगी थी। नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी हैं, माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उनकी यहाँ। और वो पिछले 3 साल से अपनी सूचना मांगने के लिए, क्योंकि उनका जो ग्रेजुएटी फंड वगैरह होता है वो उनको विभाग से, अपने ही विभाग से, शिक्षा विभाग से नहीं मिल रहा था, उसकी सूचना जानने के लिए वह लखनऊ तक दौड़ लगा रहे थे। जबकि सहारनपुर से लखनऊ तक की दूरी लगभग 700 किलोमीटर की समथिंग है। अच्छा, ये उसी विभाग में काम करते थे? उसी विभाग में काम करते थे, शिक्षा क्षेत्र में टीचर थे। और उनके अपने रिटायरमेंट होने के बाद अपना फंड वगैरह लेने के लिए
अपने सहारनपुर से और लखनऊ तक दौड़ लगा रहे हैं, ना तो उनको फंड मिल पा रहा है, ना उसके संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही है, और ना ही राज्य सूचना आयोग में जिनको की जिम्मेदारी है इस तरीके के इस आरटीआई एक्ट का उसकी मॉनिटरिंग करने की, आरटीआई एक्ट का बचाव करने की, सुरक्षा करने की, और आरटीआई सूचना के तहत सूचना दिलवाने की, और आरोपित विभागों को या दोषी विभाग के अधिकारियों को दंडित करने की, वह खुद राज्य सूचना आयुक्त उनको पूरा संरक्षण देना अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका मतलब अग्रवाल जी, जिस तरीके से अगर सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करी जाए तो ये एक तरीके से जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आम जनता के लिए ये समस्याएं हैं, तो कहीं न कहीं जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसके तहत जो शासन और प्रशासन की अगर बात करी जाए तो उस पर किसी तरीके का कोई जोर दबाव नहीं हो पा रहा है, जो कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से शासन की अगर बात करी जाए तो शासन लगातार काम कर रहा है। तो अभी ये समस्याएं आ रही, ये कब से समस्याएं आ रही, इस सरकार में आ रही या इससे पहले भी? लगभग 7-8 साल से ये मेरे को देखने में आ रहा है सामने, जबकि मैं इसमें कोई गुरेज नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। तमाम उन्होंने अभियान भी चलाए हुए जनहित के लेकर के। खुद योगी जी जो प्रदेश के मुखिया हैं वो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, इसी बात को लेकर कि वो जनता के हित में तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम चीजों को बुलडोजर के माध्यम से ही ढा रहे हैं अवैध, और उनके भी मंसूबों को ये पूरा करने में अवरोध पैदा कर रहे हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के राज्य सूचना आयोग, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को की कलई खोलने के लिए एक बहुत बड़ा साधन था सूचना का अधिकार है, और उसकी जिम्मेदारी थी मॉनिटरिंग करने की राज्य सूचना आयोग को। राज्य सूचना आयोग जो हमारे यहाँ बैठे हुए आयुक्त महोदय हैं, चाहे वो भावेश कुमार जी हो मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, चाहे हर्ष कुमार साई जी हो, हर्षवर्धन साई जी राज्य सूचना आयुक्त एस, या आपके नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव एस10 में हो, या अजय कुमार उप्रेती जो खुद 30 साल के पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो तक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। अच्छा, ये स्थितियां हैं। वो उनका रिकॉर्ड अगर खंगाला जाए पिछले 5 साल में 19 फरवरी 2019 को उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तब से लेके आज तक उन्होंने 90% से ज्यादा लोगों को सूचनाएं नहीं दिलवाई हैं, जबकि विभाग दोषी है, विभाग सूचना देने को तैयार नहीं, वो विभागों को संरक्षण देने लगा था जी। और माने जो अजय कुमार उप्रेती राज्य सूचना आयुक्त महोदय, उनके तमाम विवादित मामले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी पहुंच चुके हैं, और कई मामलों में, कई वादों मुकदमों में उप्रेती जी के खिलाफ आदेश भी हो रखे हैं, और अभी कई मामले चल रहे हैं। जैसा कि एक मामला अभी कल 20 दिसंबर को भी सुनवाई पे लगा हुआ है बेंच नंबर 9 पर, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहीं कोई सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ अजय कुमार हमारे लखनऊ राज्य सूचना आयोग में 11 सूचना आयुक्तों की पद हैं, जिनमें से पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ 9 पद ही कार्यरत हैं, 2 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं और कार्यकाल फरवरी 2024 में खत्म होने जा रहा है। तो अग्रवाल जी ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, या जो अगर शासन स्तर की बात करी जाए तो शासन स्तर पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला, अगर इसमें अभी लोगों को जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जो न्याय हित और जनहित की बात करी जा रही, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर इसमें आपको न्याय नहीं मिलता है, जनहित नहीं हो पाता है, तो आप अगला कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, मैंने अभी भी कई कदम उठाए हैं, लगभग 1 दर्जन के से ज्यादा मैंने मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक ले गया हूँ, जिनमें से 9 मुकदमे हमारे पक्ष में जा चुके हैं, और उनमें सभी में हमारे पक्ष में हुए और राज्य सूचना आयुक्तों के खिलाफ भी हुए हैं। उसके बावजूद भी उनके माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा की जा रही है। ये अभी अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे 4 लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जिसमें प्रथम स्तंभ न्यायपालिका है, दूसरा स्तंभ शासन है, तीसरा प्रशासन है, और चौथा स्तंभ मीडिया है। प्रथम स्तंभ जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के आदेशों को भी की अवहेलना करना या उनको भी अवहेलना करना, इनका एक तरह से कार्यशैली में शामिल हो चुका है शासन प्रशासन। जी अग्रवाल जी बताइए कि जिस तरीके से आपने इस वक्त बताया कि आप लगातार 7-8 सालों से आरटीआई पे काम कर रहे हैं, तो अभी तक कितने लोगों को न्याय मिल चुका होगा?
देखिए, प्रयास हमारा पूरा लगातार निरंतर जारी है, और हमने तो अपना जज्बा है वो सिर्फ जनहित के लिए लगा हुआ है, और कोशिशें करते रहते हैं, ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली, किसी भी तरीके से जिसका जो हित हो सकता है वो हम कर सकें। और उसमें कई लोगों को सफलता भी मिली है। वो एक अलग चीज है कि आगे एक के तहत हमें कोई सूचना नहीं मिल पाती है। अभी तक लगभग कितने लोगों को न्याय मिल चुका है? लगभग हम 1.5 से 2 दर्जन लोगों को न्याय दिलवा चुके हैं। उसके लिए भी हमें तमाम हथकंडे अपनाने पड़े हैं, जिसका विस्तार से बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है मथुरा से लेकर और लखनऊ तक हमें, बल्कि लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के अलावा हमें इलाहाबाद तक दौड़ लगानी पड़ी है। अच्छा, अगर इसका सूचना के अधिकार पर लोगों का काम नहीं होता तो इसके लिए इसके आगे का रास्ता उच्च न्यायालय है। हाँ, इसका सीधा रास्ता तो उच्च न्यायालय पड़ता है। अगर उच्च न्यायालय से नहीं होता तो फिर सर्वोच्च न्यायालय से माननीय सुप्रीम। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उच्च न्यायालय के आदेशों को भी हमारे राज्य सूचना आयुक्त में जो पदाधिकारी बैठे हैं आयुक्त महोदय, चाहे वो भविष्य कुमार जी हों मुख्य सूचना आयुक्त, चाहे नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव हों सूचना आयुक्त, या अजय कुमार जी उप्रेती जी हों, जब ये लोग मानने को तैयार नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो अपना बुलडोजर अभियान है, उस बुलडोजर अभियान को थोड़ा इस आगे एक्ट को लेकर के भी चलाएं, क्योंकि जो आगामी 2024 का चुनाव निकट है, अगले 2 महीने 3 महीने बाद ही 2024 का चुनाव है, लोकसभा का आम चुनाव है, इस देश का बहुत बड़ा चुनाव है जी, जिसमें हमारे मोदी जी का तीसरी अग्नि परीक्षा होनी है। उस तीसरी अग्नि परीक्षा में जो इन प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली है भ्रष्टाचार से लिप्त, या इन राज्य सूचना आयुक्तों की भ्रष्टाचार से लिप्त कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। इसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं जी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो है माननीय मोदी जी को के खिलाफ में ही किसी तरीके की साजिश में लगे हो, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। जी जी।